सबसे पहले हम लोग गायत्री मंत्र से स्टार्ट करेंगे, जो कि महामंत्र है, जो कि हम लोगों में सकारात्मक सोच और शक्ति प्रदान करेंगे। मतलब गायत्री मंत्र एक महामंत्र है जिससे हमें सद्बुद्धि और सत्प्रवृत्ति का वास हो, हम सबों में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। इसलिए सबसे पहले महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ अपना अपना कमर सीधी कर लें। अपने माँ बाप को याद करते हुए, माँ गायत्री को याद करते हुए आँख बंद कर लेंगे और गायत्री मंत्र बोलेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुजनों के प्रणाम करते हुए आज के इस सीरीज़ को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी ने हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबों को दिल से प्रणाम, दिल से आभार और दिल से शुक्रिया। तो चलिए, आज का जो मोटिवेशनल लाइन है, जो हम सबों में एक जुनून सा सवार करता है, जुनून पैदा करता है, तो मोटिवेशनल लाइन हो जाए एक बार। तो कहते हैं, बिना पिए रहे नशा, बिना पिए रहे नशा जो चढ़ के ना उतर सके, बिना पिए रहे नशा जो चढ़ के ना उतर सके, जुनून वो सवार हो जो जाना उम्र भर सके। जलो तो आन बान से, जलो तो आन बान से, बुझो तो एक शान से, काम तुम करो यहाँ जो दूसरा ना कर सके, काम तुम करो यहाँ जो दूसरा ना कर सके, कोई तुम्हारे शान से ना जी सके ना मर सके। तो यानी हम लोगों को जो जीवन मिला है, इस जीवन में कुछ ना कुछ कर गुजरना है। लाइफ सीमित है, समय एकदम अथाह और अबाध गति से जा रही है, निकल रही है, और हम लोग अपने इस समय को पास्ट की झोली में दे रहे हैं, गुजार रहे हैं। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाना है जो कि इतिहास रच जाए। कहा जाता है, छोटी शुरुआत ही बड़ी शुरुआत होती है। पानी का छोटा बहाव भी, मतलब पानी का यदि पानी बरसता है तो वही पानी धीरे धीरे नदी का रूप ले लेता है। यानी छोटी शुरुआत ही बड़ी शुरुआत है। इसलिए छोटी शुरुआत करने से हम लोग कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए, हम लोग शुरुआत करेंगे। आज का जो 12 जून है, इसका सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। जो पहला सवाल है हम लोगों के लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किए हैं। हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत और कौन से देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? सर्बिया। यानी भारत और सर्बिया 2030 तक 1 बिलियन यूरो का क्या किया है? द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं, यानी रेडी हुए हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? गोलू कुमार। हरियाणा। इसका आंसर जो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के यदि मुख्यमंत्री का नाम पूछ दिया जाए तो क्या होगा? कौन बोलेगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। ये क्वेश्चन और लिया जाए। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज का जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्ट्राइक फर्स्ट कॉर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है? संजय मित्रा। और कॉन्कर के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजय स्वरूप नियुक्त हुए हैं। कॉन्कर के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजय स्वरूप को नियुक्त
हुए हैं। अब हमारा अगला सवाल है, वह है हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस। यानी रूस जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। हाल ही में किस बैंक ने अडयार इमजी अभियान शुरू किया है? फेडरल बैंक। अच्छा, पूछा जाए आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है? उत्तराखंड। माइको तुम ले लेगा। चलो, उतना जोर से भी नहीं बोल रहा है। हाल ही में किसने 2023 सुपरवेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीता है? मैग्नस कार्लसन ने 2023 में सुपर रैपिड क्या जीता है? ब्लिट्ज पोलैंड जीता है। हाल ही में किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? यूक्रेन। यानी यूक्रेन में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है। देखिए बांध का नाम क्या है? कखोवका बांध टूट गया। कहाँ में? यूक्रेन में टूट गया है, निप्रो नदी पर कखोवका। हाल ही में एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ब्रिटेन में एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ब्रिटेन में आयोजित किया गया पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। हाल ही में किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? चीन हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश चीन बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश चीन बन गया है। चलो अगला। हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम में है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में। एक सिंगी जो गेंडा है, एक सिंगी वाला गेंडा राइनोसिरस कहाँ में पाया जाता है? असम में। अच्छा, उसका जो होता है सिंग, वास्तविक सिंग ना होकर क्या है? वो बालों का गुच्छा है। अच्छा, ये जो त्वचा होता है, बाल उल होता है, वो कौन सी है? त्वचा का कौन सा हिस्सा है? विकृत। हाँ, विकृत। त्वचा का ही विकृत रूप है। नाखून हो गया, बाल हो गया, पंख हो गया, खुर हो गया, ये सब त्वचा का विकृत रूप है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव स्किन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? फैन जेडॉग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? कर्नाटक। यानी कर्नाटक सरकार ने शक्ति स्मार्ट योजना शुरुआत की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक। हाल ही में, चलो आज का करंट अफेयर्स हम लोग कर लिए हैं। अब देखा जाए बिहार जी के। क्या देखा जाएगा अब? बिहार जी के में हम लोग पहला सवाल कर लेते हैं। बिहार जी के में आज चलो तो बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अरे लड़का, बिहार जी के निकालो वही जिधर ने रहे पीडीएफ वाला निकल। तो चलिए एक बार हम लोग पूछ लेते हैं, राजधानी से पूछ लेते हैं। असम की राजधानी? 7 बहनों वाला राज्य असम। 7 सिस्टर्स के नाम से किसे जाना जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से असम को जाना जाता है। तो चाय की खेती सबसे ज़्यादा कम होती है असम में होती है। अब हम पटना के बारे में पढ़ेंगे। आज से पहले 2 दिन, यानी 2 दिन में हम लोग ने बिहार, आज पाँचवा दिन है। आज ये जो क्यूज श्रृंखला है 5वां दिन है। 2 दिन, इस 5 दिन में जो हम लोग का आज जैसे चौथा और तीसरा वीडियो है, उसमें बिहार जीके का
चले गया है प्ले लिस्ट में। तो यहाँ पर आज हम पटना के बारे में पढ़ेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। अब पटना का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3202 वर्ग किलोमीटर। पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद प्रमुख नदियां हो जाएगा पटना का सोन हो जाएगा, गंगा हो जाएगा और पुनपुन। सोन गंगा पुनपुन, सोन गंगा सोन गंगा, ठीक है। अब पटना के उत्तर में सारण है। पटना के उत्तर में पटना के उत्तर साइड में सारण डिस्ट्रिक्ट है। दक्षिण में हो गया जहानाबाद। दक्षिण में जहानाबाद। पूरब में बेगूसराय मुंगेर। बेगूसराय और मुंगेर। अब पश्चिम में हो जाएगा भोजपुर। पश्चिम में भोजपुर। क्षेत्रफल कितना है पटना का? 3202 यानी 3202 वर्ग किलोमीटर, यानी 3202 वर्ग किलोमीटर। 3202 वर्ग किलोमीटर पटना का क्षेत्रफल। पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब है पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र तो हो गया है। अब प्रशासनिक विभाग में देखा जाए तो मुख्यालय पटना का कहाँ होगा? पटना ही हो जाएगा। पटना का मुख्यालय पटना। प्रमंडल हो जाएगा पटना। प्रमंडल अनुमंडल 6 है। पटना में अनुमंडल की संख्या 6। पटना में अनुमंडल की संख्या। अच्छा, हम लोग जैसे खगड़िया जिला है, हम लोग खगड़िया जिला के वासी हैं। धमहरा घाट के नियर जो बंगलिया ग्राम है, यानी खगड़िया जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? प्रमंडल मुंगेर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में था। पर यानी मुंगेर भी ऐतिहासिक धरती यानी रहा है। तो बिहार रहा है तो मुंगेर काहे नहीं रहेगा? बिहार से बाहर तो रहे क्या? तो अनुमंडल क्या गो है? पटना में 6 गो। जैसे पटना सदर, पटना सिटी, अनुमंडल का नाम हुआ पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, उसके बाद बाढ़, मौसाढ़ी, पालीगंज। पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मौसाढ़ी, पालीगंज। पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मौसाढ़ी, पालीगंज, ये सब हो गया अनुमंडल। अनुमंडल की संख्या पटना में 6 गो है। पंचायत की संख्या पटना में 327 है। पटना में पंचायत की संख्या 327 है। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना है। उसी पटना का हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद सब जिला का धीरे धीरे बात हम लोग करेंगे। बिहार का ही सीरीज चलता ही रहेगा, कारण आगे में जो हम लोग का एग्जाम है बिहार जी के, मतलब बिहार पुलिस का हो गया, बिहार एसआई का हो गया, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का हो गया, उसमें सब में बिहार जी के पूछा जाएगा। बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें क्या पूछा जाता है? बिहार जी के पूछ ही लिया जाता है। तो इसलिए हम लोग बिहार जी के को भी लेकर के चलेंगे। तो करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है। करंट अफेयर्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चलिए आइए चलते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पटना में 2 गो है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पटना में कितना है? 2 गो है। कौन कौन? पाटलिपुत्र और पटना साहिब। पाटलिपुत्र और पटना साहिब है। कभी पटना साहिब गया है? नहीं गए। चलेंगे एक दिन घूमने के लिए, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र क्या गो है? 14 गो विधानसभा क्षेत्र। 14 विधानसभा क्षेत्र की संख्या पटना में 14 गो। अच्छा बोलो तो मिट्टी, पुरानी ताल मिट्टी जो पाई जाती है, पुरानी ताल मिट्टी। कुल जनसंख्या पटना का कितना होगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार? कौन बोलेगा? 58 46 नो 58 38 4 65 कितना होगा? 58 38 4 65 58 38 4 65 एकदम मोबाइल नंबर की तरह। वैसे करोड़ फरोड़ करने में, लाख लूख करने में बहुत गड़बड़ा जाता है। तो इसका हो जाएगा 583846 5, यानी 58 38 465 पटना की कुल जनसंख्या हो जाएगा। लिंगानुपात यदि पूछा जाए तो 1000 पुरुष पर 897 महिला, 1000 पुरुष पर 897 महिला। साक्षरता दर हो जाएगा 70% साक्षरता दर। भाषा हो जाएगा मगही, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, उर्दू। मगही, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी। पटना का भाषा मगही, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, उर्दू। प्रमुख उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग, जो कि बिहटा में है। चीनी उद्योग कहाँ में है? बिहटा में है। बिस्किट हो गया, बल्ब हो गया, ट्रैक्टर का कारखाना हो गया, ये सब कहाँ में है? पटना में है। पटना का बात हम लोग कर लिए। आगे अगले दिन हम लोग करेंगे नालंदा के ऊपर चर्चा, जो कि बिहार का ही क्या है? जिला है। बिहार का ही जिला है। अब जो हम लोग का होगा स्टैटिक जीके के सिलसिला में पिछला कुछ प्रश्न पूछा जाए। स्टैटिक जीके
तब तक निकालो सीधे पिछला पूछ लेते हैं स्टैटिक जीके में। अच्छा बोलो तो भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? कौन जानता है? असम हो जाएगा। रोंगाली बिहू असम। असम। ओनम केरल। ओनम केरल। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहार। बिहार का। कभी अर्घ्य दिए हो सूर्य भगवान को? जय हो सूर्य देवता। दिया है? यस। कभी दंड दिया है? नो। दंड देना ये सब चाकर मतलब चकट चकट शरीर है, ये पतला हो जाए क्या? दंड देना ऐसे क्या? जय छठी मैया। दंड देना कभी। प्रथम मुख्य फिल्म कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। मुख मतलब हुआ कि मतलब जिस फिल्म में गोंग बन मतलब सीधा मतलब इशारा से बात किया जाता हो, यानी प्रथम मुख जो फिल्म हो जाएगा कौन सी होगा? राजा राजा हरिश्चंद्र। प्रथम मुख फिल्म राजा हरिश्चंद्र। प्रथम मुख फिल्म राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मुख फिल्म फीचर फिल्म बनाई। दादा साहब फाल्के ने 1913 ईस्वी में प्रथम मुख फिल्म फीचर बनाई, यानी प्रथम मुख फिल्म हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। और फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह फिल्म 3 मई को रिलीज हुआ था। 3 मई को राजा हरिश्चंद्र किस तारीख को रिलीज हुआ? 3 मई को ईस्वी 1913। 1913 में ईस्वी। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली हो जाएगा। प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के दौरान नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन है? INS कलवारी। INS कलवरी। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी है। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी है। कलवरी। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। यहीं पर पूछ दिया जाए भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन है, यहाँ हो जाएगा INS कलवरी। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र हो जाएगा। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत हो जाएगा INS विक्रांत। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत हो जाएगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट हो जाएगा। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई है? इडुक्की से। इडुक्की से। इडुक्की किस राज्य में है? नहीं पता है। केरल में है। केरल में इडुक्की केरल में है। और इडुक्की में क्या हुआ? भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत हुई है। सबसे शिक्षित राज्य? जयपुर। जयपुर। वाह हो हीरो। जयपुर राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और पूरा इंडिया में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर में आता है। सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री पूछा जाए प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। तो चलिए प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। अच्छा बोलो तो पूछते हैं हरिहर क्षेत्र का मेला, सोनपुर का मेला मतलब पूरे अथी फेमस है, कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के समय में शायद मनाया जाता है। पूर्णिमा के समय में यानी कार्तिक के पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा। अच्छा इसको एक बार अथी कर लेना। प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सा है? माय डियर कुट्टी चालन। प्रथम आयोजित सीरियल कौन सा है? हम लोग। प्रथम आयोजित सीरियल हम लोग। प्रथम आयोजित भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है? झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यानी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? अग्नि। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि। विश्व तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को। साइकिल दिवस 3 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। 1 जून। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। ठीक है। अच्छा विश्व शिक्षक दिवस 8 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस
12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है किसके बर्थ यानी बर्थडे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग जून और जनवरी का लेकर के चलेंगे। अच्छा, वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। यानी प्यार मोहब्बत वाला बात 14 फरवरी को, ठीक है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? पृथ्वी। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ? 15 अगस्त 1982। 15 अगस्त 1982 को। आज बहुत खा लिए हैं। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे पहले कौन पढ़ने आया था? वेनसंग आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने करवाया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अथी वेनसंग का जो पुस्तक था उस पुस्तक का क्या नाम? सीयू की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का। 1629 में आए थे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? स्प्राइट ने अप्सरा। लड़का बोलता है बाबू लोग स्प्राइट पर ध्यान कहा जाता है। अप्सरा को स्प्राइट बोलेगा तो काम चलेगा। तो भारत का तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। उतना हंसना नहीं है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे हैं जिसमें मिली जुली क्वेश्चन है। हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे सिलसिलेवार ढंग से भी और मिसलेनियस भी। जिसमें होगा क्या, मिसलेनियस करने से होता क्या है, इधरों से चले आया उधरों से चले आया ऊपर से नीचे से सगरे से चले आया। सिलसिलेवार ढंग से होते रहेगा, यानी दिमाग में घुमाना है हर टाइप का क्वेश्चन। कारण बिहार पुलिस ईयर में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे टिहरी बांध कहाँ में है, कैसे है, क्या है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। कभी कभी यूपीएससी लेवल का भी पूछ दिया जाता है। जैसे पिछले बार मतलब बिहार पुलिस में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यूपीएससी विद्यार्थी मतलब जो भी है उसका यूपीएससी एस्पिरेंट वो भी हिल जाता है। तो चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस। तुम तो लगता कूद जाएगा मेरे सर पर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाकिस्तान। 24वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान। यह रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ यानी गुजरात के पास स्थित है। लेकिन पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच ठीक ठीक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत जो है इस रेखा को माइन नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता है। 24वीं समानांतर रेखा को भारत वैल्यू नहीं करता है। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? जर्मनी और पोलैंड। 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में 17वीं समानांतर रेखा अवस्थित है। अच्छा एक बात बोलो, तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। सीज फ्राइड रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच अवस्थित है। सीज फ्राइड जर्मनी और फ्रांस। यस। मेनाडिम रेखा रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड। ओडर नीचे रेखा किन देशों के मध्य अवस्थित है? जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका। डोरन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और अफगानिस्तान। कनाडा से एक चीज और याद आ गया, कनाडा से जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। अभी जनसंख्या की दृष्टि से पहला हो जाएगा। हाँ। तो अब जो है जैसे पूछेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर रूस हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद
अल्जीरिया। अल्जीरिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी। मैकमोहन रेखा किन देशों के में स्थित है? भारत और चीन। मैकमोहन भारत और चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ हो जाएगा, भारत पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस में चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय दिवस में चलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अच्छा, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाएगा, कौन बोलेगा? पर्यावरण दिवस क्या कहते हैं? अपना दिमाग लगा, अपना भाषा में बोलना है। हाँ, पौधे के संरक्षण के लिए। यस, यानी हमारी पृथ्वी पर हरियाली को बरकरार रखने के लिए हम लोग यदि पौधा लगाएंगे तो हमारी पृथ्वी माता सुरक्षित रहेगी। तो सुरक्षित रहेगी तो हम लोगों को जल जीवन हरियाली मिलते रहेगा। तो जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो हम लोग सुरक्षित है, और जल है तो हमारा पीढ़ी भी, आने वाला पीढ़ी भी सुरक्षित है। जल है तो कल है, जल है तो हम लोग हैं। यानी हरियाली रहेगा तब भी, हरियाली से ही पृथ्वी सुरक्षित है, हम लोग भी सुरक्षित हैं। सबसे पहले ठीक है, अभी गर्मी यस ज्यादा हो रही है। यस। आने वाले समय में बहुत गर्मी। और पृथ्वी ये क्या कहते हैं, वृक्ष लगाना हम लोग के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा है। कारण अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। तो चलिए, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि पृथ्वी पर हरियाली बरकरार रहे। यानी पेड़ पौधा ज़्यादा लगाएंगे तब ना हरियाली बरकरार रहेगा। बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा रहेगी तो जल का स्तर, जो पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल है, वो जल का स्तर बरकरार रहेगा। अच्छा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस पूछ दिया जाए, दिसंबर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। उसके बाद है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। गांधी जयंती। गांधी जयंती का मतलब गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। गुजरात में हुआ था। क्या था गांधी जी का? क्या था बोलो? करमचंद गांधी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च। निम्नलिखित में उसके बाद है कौन सा देश दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाता है? 3 दिसंबर। अच्छा, विकलांग को और क्या बोला जाता है, कौन बोलेगा? पाहिज। अरे लड़का, तुम तो और मतलब तुम तो और बेकारे बना दिया। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए, हम लोगों का व्यवहार, आचार विचार, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ही क्या होता है? देश का भविष्य होता है। स्टूडेंट देश का भविष्य होता है। हम लोगों का आचार विचार व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरों को कोई इफेक्ट नहीं पड़े, दूसरे भी हमसे प्रभावित हो, ऐसा बनना है हम लोग। किसी को बोल देंगे तुम अपाहिज है रे, तुम विकलांग है, तो कैसा लगेगा? ये बोलता है अपाहिज। उसको नाम दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांग। विकलांग को क्या कहा गया है? दिव्यांग। यानी जिसका अंग ही दिव्य हो, जिसका अंग ही दिव्य हो, औरों से अलग हो, उसी को दिव्यांग कहा गया है। यानी विकलांग को दिव्यांग कहा गया है। तो यानी पूछ दिया जाए इसके जगह पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। हालांकि यहाँ पर विकलांग है तो विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? कौन जानता है मूर्ख दिवस? पुलिस डे 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मूर्ख दिवस। कभी कोई मूर्ख बनाया है? हम बना दें? बन गए हैं। क्या? अच्छा, तुम्हारे खोपड़ी में क्या बस बिट्टी है बोलो तो? 32 गो। 32 गो। एक दिन क्या हुआ, एक दिन हम पढ़ाने गए थे होम ट्यूशन। एक दिन ऐसे एक छोटी सी कहानी है, कहानी। एक दिन होम ट्यूशन पढ़ाने गए, एक ठो हमको बाबा जी मिल गया, अंग्रेजी में बात करते थे, अपने गांव के ही थे। तो हमको पूछे अच्छा पढ़ाते हैं मास्टर साहब? तो बोले हाँ पढ़ाते हैं। क्या सब पढ़ा लेते हैं? तो हम बोले मैथ पढ़ा लेते हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं। वैसे बिहार में इंग्लिश सबका अक्सर क्या होता है? घटिया आता है, गड़बड़। किसी तरह वो मैट्रिक में
पास। वैसे हम भी इंटर में इंग्लिश में फेल हुए हैं, इंटरमीडिएट में इंग्लिश में हम फेल हो चुके हैं। तो हमसे पूछे इंग्लिश में, हमसे सवाल नहीं पूछे, लेकिन पूछे आपके खोपड़ी में कितना बस बिट्टी है। मेरा दिमाग हिल गया। तो पूछे ये कौन क्वेश्चन हुआ बाबा हो। तो हम बोले बस बिट्टी मतलब हड्डी। तो हम बोल दिए 29 को। तो बोलते हैं नहीं जवाब मिल रहा। तब दिमाग लगाए 32 को। तो हम बोले अब ठीक हुआ। तो 32 को कौन सी होता है? दांत। दांत यानी 32 को दांत, दांत वाला खोचा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। उसके बाद है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। इसको रिपीट करके हम लोग सुनेंगे तो क्या होगा, याद हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन का फायदा ये होता है कि जैसे हम लोग अभी मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ के इन चीज़ को बोल रहे हैं तो फ़ायदा है, डबल फायदा हो गया। इसको बार बार यदि सुना जाए, जैसे कोई काम भी कर रहे हैं तो क्या होगा, कोनो काम कर रहे हैं इसको लगा लिए सुन रहे, ईयरफोन में लगा लिए सुन रहे हैं। यदि नहीं हो पढ़ने का मन रहेगा तो कान में माइंड में आते रहेगा, सब कॉन्शियस माइंड इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो। यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व भूमि आर्द्र दिवस। 2 फरवरी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। आज स्टैटिक जी के ज़्यादा हो रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई को। स्टैटिक जीके का श्रृंखला को यहीं पर हम विराम देते हैं। अब हम लोग करेंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन रिवीजन जरूरी है। यदि हम 2% पढ़ते हैं तो 98% रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन यदि होगा तो बेहतर होगा, तो रिवीजन जरूर है। चलिए, भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोग वेद के बारे में डिस्कशन किए, तो वेद के बारे में ही एकदम पूरा फरेटेदार स्पीड के साथ हम लोग इसको एक झलक में ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला जो है यह उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? भारत देश। भारत के नाम से जाना जाता है। और भारत के कई नाम हैं। भारत का जो नाम पड़ा है भारत, किस राजा के नाम पर पड़ा है? राजा भरत के नाम। राजा भरत के नाम पर पड़ा है। हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? यूनानियों ने। मुस्लिम इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारियों ने। इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। यूनानियों यानी ग्रीक वालों ने। यूनानियों यानी ग्रीक वालों ने। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, यस, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो हम लोग हैं, जैसे बोलेंगे भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद जैसे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का रचयिता कौन है? महर्षि लोमहर्ष और उग्रशर्मा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इससे पहले हो सकता है गलती हो गया, इसके लिए सॉरी। मतलब वेद के जो रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का रचयिता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का रचयिता हो गया महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। संगीत वाला वेद सामवेद। संगीत का जनक सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। हर वेद के, जैसे 4 वेद है, 4 वेद का क्या हो गया? उपवेद हो गया। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। प्राचीन वेद ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है। और ऋचाएँ की संख्या 10,462 है। ऋचाएँ की संख्या 10,462। ऋचाएँ की संख्या 10,462। और ऋचाएँ के पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्री कहते हैं। ऋचाएँ के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। और तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री महामंत्र है। और ऋग्वेद के 90वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। ऋग्वेद के 90वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। उसके बाद ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ को खील कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में, चलिए लाइट आ गया, लाइट नहीं था उस समय से। हम लोग लगभग यहाँ पर जो एंड्रॉयड फ़ोन
जो अथी लाइट बढ़ रहा है वो एंड्रॉयड फ़ोन क्या गो है 1 2 3 4 5 गो एंड्रॉयड फ़ोन है लाइट में था 2 गो बल्ब था जिसको हाथ में सटा के भरा जाता है, एगो लाइट था, लगभग 7-8 गो लाइट था, अभी लाइट आया। चलिए ठीक है। तो अगला है ऋग्वेद के 8वें मंडल जो है उस 8वें मंडल के हस्तलिखित की ऋचाएँ को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है, खील। अब है 10वां यानी पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है जिसमें जातियों का बंटवारा किया गया है। 4 वर्ण है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यस। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ की रचना की गई है? 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने रचनाएं की गई है? 250, अग्नि के लिए 200। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर द जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय को हम बीसी कहते हैं और बाद वाले के समय को हम एडी कहते हैं, यानी एनो डोमिनी यानी ईसवी। बीसी को हम ईसा पूर्व कहते हैं, एडी को हम ईसवी कहते हैं। अगला जो हमारा है ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी माना जाता है, यानी बर्थडे कब? 0 ईस्वी में ईसा मसीह का। अच्छा, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन साम्राज्य के सम्राट पोंटियस ने। रोमन सम्राट पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसवी और ईसा पूर्व को समझने के लिए यह क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म है 563 में ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु देख लीजिए 483 ईस्वी में। यानी किसी का जन्म यदि 2000 मान चलिए किसी का जन्म हुआ 1947 में तो मृत्यु मान चलिए हो गया उसका 2000 मान चलिए 2002 में हो गया। 1947 में जन्म हुआ, 2002 में मृत्यु हो गया, ईस्वी हो गया। किसी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में। किसी का नहीं, गौतम बुद्ध का, यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। तो ये तो उल्टन हो गया। तो इसी का चक्कर है, यानी ईसा पूर्व और ईस्वी का यही चक्कर है, जो कि हमने कल नंबर लाइन यानी मौखिक रूप से बताए थे। तो चलिए अब अगला है लाइट को क्या कर रहा है? नहीं, ठीक है। अब है संवत के बारे में। संवत कुल कितने हैं ऋषिदेव कुमार? समाचार 4 को। कौन कौन संवत है? संवत 4 है। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। विक्रम संवत की यदि अवधि पूछा जाए तो हो जाएगा 57 से 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 57 से 58 बीसी या ईसा पूर्व। शक संवत का यदि पूछा जाए ईस्वी 78 ईस्वी हो जाएगा। गुप्त संवत का हो जाएगा, गुप्त संवत का 319 से 320 ईस्वी। हिजरी संवत का ईस्वी हो जाएगा 622 ईस्वी। अब है 4 संवत में भिन्न संवत कौन सा है? विक्रम संवत। 4 संवत में सबसे अलग संवत विक्रम संवत हो, कारण इसमें ईसा पूर्व दिया गया है। विक्रम संवत में 57 से 58 ईसा पूर्व दिया गया है। इधर जो बच जाता है शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, इसमें ईस्वी दिया गया है। शक का ईस्वी हो गया 78 ईस्वी, गुप्त का ईस्वी हो गया 319 से 320 और हिजरी संवत का अवधि हो गया 622 ईस्वी। 3 गो ईस्वी में एगो जो बच जाता है, मतलब सबसे पहले है विक्रम संवत, वो ईसा पूर्व में है यानी बीसी में है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है यानी 4 संवत में भिन्न संवत कौन सा है, ये IAS के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। IAS के एग्जाम में पूछा गया सवाल, फिर से हम लोग देख लेते हैं। 4 संवत में भिन्न संवत कौन सा है? विक्रम संवत। 4 संवत में भिन्न संवत विक्रम संवत, जिसकी अवधि जो है 57 से 58 BC है, यानी ईसा पूर्व है। अब है अगला क्वेश्चन। विक्रम संवत एक राजा का नाम था, विक्रमादित्य। उज्जैन के विक्रमादित्य जो थे राजा, उज्जैन के रहने वाले थे, उसी ने इसी संवत को लाने का काम किए। कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क, यानी प्रतापी राजा कनिष्क था। गुप्त वंश किसने चालू किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को
चालू मतलब चालू किया, शुरुआत किया। हिजरी संवत कौन से धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म। हिजरी संवत मुस्लिम धर्म से संबंधित है। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? करण कुमार 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शक संवत एवं विक्रय संवत के बीच यदि पूछा जाए कितना दिन वर्ष का अंतर है तो हो जाएगा 544 वर्ष का। शक संवत एवं हिजरी संवत के बीच अंतर कितना दिन वर्ष का है? 544 वर्ष। शक कैसे निकालेंगे? 78 ईस्वी और 622 ईस्वी जो है, शक का हो गया 78 ईस्वी, हिजरी संवत का हो गया 622 ईस्वी। 622 में यदि हम माइनस करेंगे 78 ईस्वी को निकल जाएगा 544 ईस्वी, यानी शक संवत एवं हिजरी संवत के बीच जो अंतर है वो है 544 वर्ष का। शक संवत एवं विक्रम संवत के मध्य अंतर कितना है? 135 वर्ष का। शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच अंतर है 135 वर्ष का। यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद की रचनाएं को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? अध्वर्यु। सामवेद यजुर्वेद की रचनाएं को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? अध्वर्यु। सामवेद की रचना को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहते हैं। सामवेद की रचना को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहते हैं। संगीत वाला वेद को सामवेद कहते हैं। संगीत का जनक सामवेद हो गया। उसके बाद है अथर्ववेद, सबसे नया वेद है। इस वेद में जादू, टोना, सांप, वशीकरण, भूत पिचास के बारे में जानकारी दिया गया है, वर्णन है। अब है अथर्ववेद में देवता माना जाता है प्रजापति को। अथर्ववेद में किसे देवता माना जाता है? प्रजापति को। और वेद 4 है, ये तो हो गया है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या 6 गो। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। वेदांग की संख्या 6 होती है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। पुराण की संख्या 18 होती है। पुराण की संख्या 18 होती है। पुराण की रचना कौन किए? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। सबसे पुराना पुराण पूछ दिया जाए तो होगा मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण हो जाएगा। अब है अच्छा, विधि वाला जो पुराण है कौन सा है? मनुस्मृति। उस कौन सी हो गया? मनुस्मृति। सबसे पुराना स्मृति, सबसे पुराना स्मृति मनुस्मृति। सबसे पुराना स्मृति मनुस्मृति। उसके बाद है सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है उसके बारे में जानते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित पुराण विष्णु पुराण। मौर्य वंश से संबंधित पुराण विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। गुप्त वंश से संबंधित पुराण वायु पुराण। वायु पुराण। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वायु हमेशा गुप्त रहती है। वायु हमेशा गुप्त रहती है, इसलिए वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आंध्र सातवाहन वंश का जो संबंध है मत्स्य पुराण से। आंध्र सातवाहन वंश का जो संबंध है मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण से। और मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या 18 है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा है। उपनिषद 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। वेद की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है। और रामायण की रचना किसने की है? वेद व्यास। अरे लड़का, रामायण राम बालक वाल्मीकि जी। महाभारत वेद व्यास। महाभारत वेद व्यास। ठीक है। अब है उपनिषद संख्या 108। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान हासिल करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान हासिल करना। तो सबसे छोटा उपनिषद हो जाएगा छांदोग्य। सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। मुंडो सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है। कहाँ से लिया गया? किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा? अब है, चलिए तो हो गया। मुंडकोपनिषद यानी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को आप लोग अपना प्यार देते रहें। इस सेशन को आप लोग अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। इस हमारा जो चैनल है, आप सबका जो अपना चैनल है स्टडी जीत की, STUDIO स्टडी जीत की। मेरा डायरी कहाँ गया? छोटका स्टडी जीत की इस YouTube चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, अपना स्नेह देंगे और इस छोटे भाई पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम लोगों का एक छोटा सा परिवार है। इस परिवार का मुख्य हिस्सा आप लोग हैं। आप लोग हैं तो आप लोग जो थोड़ा सा लाइक भी कर देते हैं ना, तो हम लोग को हिम्मत बढ़ जाता है।
कारण हम लोग जैसे स्टूडेंट लाइफ जो होता है संघर्ष वाला जीवन है। कोई कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन एक स्टूडेंट ही जानता है उस पर क्या बीत रहा होता है। आदमी का जब मतलब कुछ समय ऐसा आता है तो उसको कुछ समय ऐसा आता है कि अब मतलब सब तुमको छोड़ देगा, आस पड़ोस रिश्तेदार सब तुमसे कटने का प्रयास करेगा। लेकिन एक शिक्षा ही ऐसा चीज़ है, वो सबसे बड़ा दोस्त हो जाएगा हम लोग के लिए। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा दोस्त कौन सी होना चाहिए? बुक। कहते हैं यदि दिल ही लगाना है तो किताबों से लगाओ, यदि बेवफा भी निकला तो काबिल बना के छोड़ेगा। यदि दिल ही लगाना है तो किताबों से लगाओ, यदि बेवफा भी निकला तो काबिल बना के छोड़ेगा। इधर उधर में नहीं रहना है, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपसे हम विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।